लालची देवरानी नंबर 420 की कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक लालची और लोभी देवरानी की है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी की दो बेटे और बहुएं थी, जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी सुमन संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी सीमा चालाक, चतुर और बहुत तेज थी। एक बार की बात है, सुधा जी और सुमन मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी बड़ी बहू सुमन से कहती हैं कि बहू, मैं मिश्रा जी के घर कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। सुमन अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी सीमा रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। सीमा मन ही मन बोलती है, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर सीमा पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। सुमन अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती है। सुधा जी बोलती है कि सुमन बहू। सुमन सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? सुधा जी बोलती हैं कि बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूंगी। सुमन रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। सुमन मन ही मन बोलती है कि लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। सुमन सुधा जी को जाकर सारी बात बता देती है। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। सुधा जी बोली, क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई। उसे सुलाकर आपकी आवाज़ सुनकर अभी आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है। सीमा लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो ना, इसमें एक भी लड्डू नहीं है। पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी रसोई में आ जाते हैं और अशोक अपनी माँ से मजाक में कहता है कि क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। सीमा बोल पड़ी, आपके बाहर जाने के बाद तो सुमन दीदी ही थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। सुमन बोली कि क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य सीमा की बात पर विश्वास कर लेते हैं और सुमन के खिलाफ हो जाते हैं। सभी सुमन को खूब सुनाते हैं तो रोने लगती है। सीमा बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और सुमन को संभाल कर रख देने के लिए कहती है और सुधा जी एक कहकर वहां से चली जाती है। सुमन काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। सीमा काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर करके खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद सुधा जी बोलती है कि अरे सुमन, तुझे काजू बादाम रखने के लिए दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए हो, हमें भी दिखा दे।
हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? सुमन बोलती है कि जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर सुमन रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम न के बराबर थे। ये देखकर सुमन चौंक जाती है और रोने लगती है। सुमन की रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। सीमा को रोता देख सुधा जी बोलती है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सुमन बोलती है कि माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। क्या? 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा, और खत्म भी हो गया। सीमा अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर सुमन पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, सुमन दीदी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसी चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुधा जी बोलती है कि पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और सुमन रोने लगती है। कुछ दिन बाद सीमा की दोस्त रिया का फोन आता है। रिया बोलती है कि हेलो सीमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। रिया कहते हैं कि घर के काम में बिजी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे, पिएंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया बोलती है कि ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। सीमा खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब सीमा पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए दे देता है। अब रात होते ही सीमा सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो, और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुधा जी बोलती है कि मैंने यहीं 10,000 रखे थे, पैसे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? सुधा जी बोलती है कि कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए। सुधा जी बोलती है कि तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही सीमा घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर सुमन जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लेकर अशोक को दे देती है। सुमन के पास 10,000 देखकर सब लोग सुमन पर शक करने लगते हैं। सुधा जी बोलती है कि ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। सीमा की जान में जान आती है। वो भी सुमन को कहने लगती है कि सुमन दीदी, क्या पैसे की भी चोरी की? हद हो गई, अपने ही घर में चोरी दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख सीमा घबरा जाती है। पुलिस सुमन से पूछताछ करती है और सुमन बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, सीमा पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस सीमा के कमरे की तलाश ले रही थी। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है।
साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सुधा जी चौंक जाती है और सीमा से कहती है कि ये सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू सुमन को दोषी बनाया। सीमा रोने लगती है और सुमन से भी माफ़ी मांगती है। सुमन कहती है कि कोई बात नहीं सीमा, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सब से कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। सीमा, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सुमन सीमा को गले लगा लेती है और सुधा जी सुमन से माफ़ी मांगती है और सुमन सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। कभी न कभी असलियत सामने आ ही जाती है, जिसके कारण हमारी बेइज्जती हो जाती है। सपने में भी ऐसी गलती न करें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। धन्यवाद।